एवरीवन। आवाज आ रहा है आप लोगों को? वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट ताकि और लोग ज्वाइन कर लें। 2-3 मिनट इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम वी हैव टू बी स्टार्ट। ठीक है, तो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो वी आर स्टार्टिंग विद आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जो कई बार 4-5 बार अमेंडमेंट हुआ है जिसका 2019 तक की। उसके बाद हम लोग अगर कुछ टाइम बचता है तो विल स्टार्ट विद द फेमा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम लोग को पता है एक नाम से नाम इटसेल्फ रिफ्लेक्टिंग व्हाट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? तो ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिनारियो हैज बीन स्टार्टेड इन अर्ली 1970s और 1980s के टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्टार्ट हुआ था। और एग्जिस्टिंग लॉ प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, शॉर्टकमिंग ऑफ सच लॉज, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से पहले भी देयर वर सर्टेन लॉज थे जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं दे हैव सम सर्टेन शॉर्टकमिंग, तो दैट इज द ओनली रीजंस कि वी हैड टू मेक सम सर्टेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कोई ना कोई लॉ, कुछ लॉ जो एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होंगे, तो दैट इज द ओनली रीजंस वी हैव टू मेक इट आउट सम सर्टेन न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये देख लीजिएगा, हम आपको बता देंगे क्या क्या चीजें पेपर में पूछ सकते हैं। तो ये चारों चीजें देख लीजिएगा कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। तो देयर आर 4 मेजर अमेंडमेंट हैज बीन डन सो फॉर। तो 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अभी तक के अमेंडमेंट हुए हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट नंबर 1 1991 में हुआ था, ठीक है, और दूसरा 1993 91 में पहला हुआ, सेकंड 1993 में हुआ। उसके अलावा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ड्यूरिंग द एनडीए गवर्नमेंट, दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुआ था ये, तो 2002 में हुआ। 4th कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 24 मार्च 2019 को दोबारा एग्जिस्टेंस में आया। तो 4, तो ये नोट कर लेगा, देयर आर 4 मेजर अमेंडमेंट हैज बीन डन सो फॉर कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें गाइडलाइंस हैं और किन किन चीजों के किन किन इंटरेस्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या करता है, सिक्योर या प्रोटेक्ट करता है। पहला हो गया प्रोटेक्ट फ्रॉम द हजार्डियस टू द हेल्थ एंड सेफ्टीज, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं, अगर वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए दे शुड बी सम हेल्दी प्रोडक्ट एंड दे शुड बी सम, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम लोग बात करेंगे या कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी इशूज भी हैं, तो यू हैव टू बी टेक आउट सम सर्टेन सेफ्टी मेजर्स। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे कि 4 व्हीलर्स की, ऑटोमोबाइल्स में पहले क्या होता था कि ऑटोमोबाइल्स में जो कहीं ना कहीं एयर बैग्स होते थे, इट यूज टू बी द ऑब्लिगेशंस। कहीं ना कहीं पहले होता था कि आप चाहो तो ठीक है, जो टॉप मॉडल्स होते थे या जो अच्छे मॉडल्स होते थे, कॉस्टली मॉडल होते थे, उसमें कहीं ना कहीं आपका एयर बैग्स होते थे। पर आज के टाइम में आरटीओ ने एक सेफ्टी फीचर्स की वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया हर कार में। जो नया कार आ रही है कुछ सर्टेन रेंज के ऊपर की जितनी भी कार्स हैं, इन ऑल द ऑटोमोबाइल्स कार्स दे हैव मैंडेटेड फॉर द सेफ्टी एयर बैग्स। तो वो प्रोटेक्ट फ्रॉम द हजार्ड्स टू द हेल्थ एंड सेफ्टी। ऐसे कोई खाने पीने की चीजें हैं तो उसमें कोई हेल्थ, इफ देयर आर सम सर्टेन हेल्थ इश्यूज, सो वी हैव टू बी मेंशन दोज हेल्थ इश्यूज। जैसे कि हम लोग सिन आइटम लोग बेचते हैं, हम लोग कोई सिगरेट की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करें, तो उसमें बता देते हैं कि इट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत एक हेल्थ और सेफ्टी इशू की बात करते हैं हम लोग। दूसरा प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट कि कोई एक मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 150 का ना बेचे, 200 का ना बेचे, इकोनॉमिक, ताकि मार्केट में एक देर विल नॉट बी एनी ब्लैक मार्केटिंग, जिसको हम लोग बोल देते हैं ना कि 100 MRP से कुछ लोग ऊपर बेच देते हैं या कुछ सर्टेन टैक्सेस ज्यादा लेने लगे। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट कि हम लोग मनी मैटर्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर हो गया टू प्रोवाइड द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है। तो भाई आपको यू हैव टू बी, आप सिन आइटम्स बेच रहे हैं या नॉर्मल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो बीइंग ए मार्केटर, बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, वी हैव टू बी प्रोवाइड द एडुकेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड विद द प्रोडक्ट। इसीलिए देखिएगा, भले अल्कोहल की बात करें, भले हम लोग सिगरेट्स की बात करें या कोई और कोई जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें हर चीज में एक एडुकेट इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, ये कितना आपको, कितना इसका आपको कितनी बार खाना है, उसको कितनी बार लेना है उसको। तो वट एवर द सर्टेन पैरामीटर्स भी हैव, अगर वही पैरासिटामोल उसकी सॉरी हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करेंगे तो दे हैव सम सर्टेन डोजेस, उसमें बोल देते हैं कि दिन में 2 बार देना है, 3 बार देना है, ठीक है। तो वट एवर द एडिक्वेट इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल विद द प्रोडक्ट, तो आपको हर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, आपको हर इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूज करना है, ये यूज नहीं करना है। फिर हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर एजुकेशन की, ठीक है। देयर शुड बी सम सर्टेन कंज्यूमर एजुकेशन, ताकि कंज्यूमर को एजुकेट भी हम लोगों को टाइम टू टाइम करना, ताकि वो अवेयर रहे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। प्रोवाइड द इफेक्टिव रिड्रेसल एंड द इन्फॉर्मल प्रोसीजर,
ठीक है भाई, अगर किसी को ग्रीवेंसेस है, कोई किसी भी कस्टमर को ग्रीवेंसेस हो सकता है, तो अगर किसी को भी ग्रीवेंसेस है तो वी शुड हैव सम सर्टेन इनफॉर्मल या इनफॉर्मल प्रोसीजर हम लोग कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसको अप्रोच कहाँ पर करना है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंसेस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट से, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को सेफ्टी इशू है, किसी को एमआरपी से ऊपर किसी ने बेच दिया है, तो एक सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए जिससे वो उस पर्टिकुलर मार्केटर की कंप्लेंट कर सके। फिर हम लोग बात करते हैं कि फ्रीडम टू फॉर्म ग्रुप्स एंड प्रेजेंट व्यूज इन डिसीजन मेकिंग अफेक्टिंग द कंज्यूमर। मतलब एक कि अगर 10, 20, 50 कंज्यूमर को एक साथ प्रॉब्लम्स होती है तो दे शुड नॉट बी एनी, कोई उसमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे। दे आर फ्री टू फॉर्म सम सर्टेन ग्रुप्स as while making some certain decisions if consumer has affected due to your product। ठीक है, और मान ली लाखों कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसमें कुछ कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो दे कैन फॉर्म सम ग्रुप्स एंड, और कहीं ना कहीं वो लोग ग्रुप फॉर्म करके डायरेक्टली आपके अगेंस्ट में, आपके मतलब बीइंग अ मार्केटर अगर आप हैं तो दे कैन टेक द एक्शन। तो दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब आया हु इज ए कंज्यूमर। तो कंज्यूमर हम लोगों को पता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंसेस ये होता है। कस्टमर हु बाय द प्रोडक्ट, जो खरीदता है उसको हम लोग कस्टमर बोलते हैं। कंज्यूमर कौन था, हु कंज्यूम द प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर कैन बी कस्टमर, ठीक है, और कस्टमर कैन बी कंज्यूमर। ठीक है, बोथ आर द, समटाइम इट कैन बी द सेम पर्सन और इट कैन बी द डिफरेंट पर्सन ऑल्सो। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा, आप ही ने कंज्यूम कर लिया, तो कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ आर द सेम पर्सन। अगर आपने प्रोडक्ट अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा, अपने सिबलिंग्स के लिए खरीदा, अपने चिल्ड्रंस के लिए खरीदा, तो यू माइट बी द कस्टमर एंड योर पेरेंट्स कैन बी द कंज्यूमर। तो अब हम लोग बात करते हैं टू काइंड ऑफ द कंज्यूमर अंडर दिस एक्ट। हम लोग इस कानून में दो कंज्यूमर्स की बात करते हैं, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज हम लोग को पता ही है। तो बायर्स एंड एग्रीज टू बाय द गुड्स बाय एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज की हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज एनी बेनिफिशरीज ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स में हम लोग क्या, कोई खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, कुछ खरीदेंगे, उसको कुछ यूज करेंगे। सर्विसेज को हम लोग हायर करते हैं। सर्विसेज में क्या है कि आपने किसी के लिए, इसमें क्या है, कस्टमर क्लेम नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कि आपने कोई एयरलाइन टिकट परचेज किया, या आपने कोई और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज लिया, या कोई आपने सलून की सर्विसेज लिया, तो आप चाहकर भी कंप्लेंट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, तो कंज्यूमर हैज टू मेक द कंप्लेंट ना। तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। कंज्यूमर्स किन किन चीजों के अगेंस्ट में क्या करेगा, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोडक्ट लाइबिलिटीज, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, पेनाल्टीज फॉर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट एंड द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस कवर। अगर आप पहले वाले देखेंगे तो ये 4-5 पॉइंट हमारे पुराने वाले जो अभी 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये सब 5 पॉइंट प्रोडक्ट लाइबिलिटीज था, लेकिन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ करता था पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं, कुछ ना कुछ उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, स्कोप बढ़ाना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन वी ऑलवेज वांट टू बी इंक्रीज सम सर्टेन न्यू थिंग्स। ठीक है, तो कुछ नया चीज इंक्लूड करना होता है, तभी हम लोग कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वही अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, डिफेक्ट्स एंड डेफिशिएंसीज। तो देयर आर 9 मेजर इश्यूज कम्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट लाइबिलिटीज की मतलब बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर, अगर कोई प्रोडक्ट कोई कुछ भी होता है तो मैन्युफैक्चरर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट लाइबिलिटीज। तो पूरी प्रोडक्ट की लाइबिलिटीज किसकी बनती है, मैन्युफैक्चरर की बनती है। उसमें अगर मान लीजिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या मार्केटिंग चैनल्स में देयर आर एन नंबर ऑफ द पर्सन, कई सारे लोग, 7-8 लोग उसमें और इंक्लूड हैं, कि आपका सप्लायर भी हो गया, होलसेलर भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गया, रिटेलर भी हो गया। किसी के एंड पर कोई दिक्कत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होगा, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटीज के अंतर्गत हम लोग किन चीजों की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर आर द सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट लाइबिलिटीज। ठीक है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करते हैं। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोग अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें आगे सब लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करेंगे कि आपको कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। अनफेयर होता है मतलब कि आपने उसमें कुछ
जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की फॉलो की बात करते हैं, तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुल मिलाकर ये होगा, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो एक्चुअली में लीगल नहीं है। देयर शुड बी सम लीगलिटीज इन आवर कॉन्ट्रैक्ट्स, और ठीक है, देयर शुड बी सम सर्टेन लीगलिटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट्स, एक वो हो गया। और दूसरा हम लोग बात करते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में कि आप कुछ ऐसा कुछ उसमें सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस नहीं इंक्लूड करेंगे विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। ठीक है, तो अगर कोई कस्टमर को लगता है कि हमने एक एडवर्टीजमेंट देख के प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था, उसके लिए भी हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, जो अब 2019 हो गया है, उसके अंतर्गत हम क्या केस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। वही सेम थिंग विल हैपन विद द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। आज के टाइम में बहुत बार होता है कि हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं। अगर वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं लो क्वालिटी के हैं या चीप क्वालिटीज के हैं, इवन दो वी कैन रेज द कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की वजह से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा तो अभी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कवर। ये वाला नया पॉइंट है। पहले ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं रखते थे, बट आजकल हम लोगों को पता है पिछले 5 साल से कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडस्ट्री एक ड्रास्टिकली ग्रो करा है। बहुत बड़ा एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री का मार्केट में शेयर है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे, आज करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी हो गई है ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। मेजर प्लेयर्स मार्केट में आ गए। आजकल छोटे छोटे और बड़ी बड़ी सब कंपनियां ई कॉमर्स में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं और ई कॉमर्स में फ्रॉड्स भी बहुत हो रहा है। तो दैट इज द ओनली रीजंस कि गवर्नमेंट हैज टू बी इंक्लूड द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो आज के टाइम में अगर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले अगर कोई मतलब अपने अमेजोन से प्रोडक्ट लेते थे, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो गया, डिस्क्रिपेंसीज है या डिफेक्ट है, तो हम लोग चाहकर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हम लोग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमने कवर कर लिया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पता ही है कि भाई अगर आपने कुछ भी 40 रुपए का चीज है 50 रुपए में बेच दिया, क्वांटिटी कम कर दिया, क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर दिया, या आपने किसी का ब्रांड नेम यूज कर लिया, किसी का ट्रेड सीक्रेट यूज कर लिया, मतलब किसी भी तरह से आपने कुछ भी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, आपने उसमें ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकता है, उसमें आपने किसी का ब्रांड नेम यूज कर लिया, किसी के रेसिपी को यूज कर लिया, किसी के ट्रेड सीक्रेट्स को यूज कर लिया। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसीज। तो डिफेक्ट नाम से समझ में आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिफेक्ट और डेफिशिएंसीज है। वही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में और डिटेल में देख लीजिए। अडॉप्टिंग द अनफेयर मेथड्स और डिसेप्शंस टू प्रमोट द सेल यूज ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। मिसलीडिंग पब्लिक अबाउट प्राइस होता नहीं है, तो अगर आपने पब्लिक को मिसलीड नहीं करना है। कभी कभी होता है, आपने देखा होगा जब ईयर एंड होता है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में बोलते हैं कि कार के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आप दिसंबर और नवंबर में बहुत ज्यादा होता है। अभी नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे कि जो अच्छा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कवर्ड, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कवर्ड है। ठीक है, क्लियर, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कवर्ड। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको भाई बता रहे थे कि मिसलीडिंग पब्लिक अबाउट द प्राइस, आप मिसलीड नहीं करेंगे कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उसके चक्कर में आप अपने प्रोडक्ट को बेच दीजिए मार्केट में। आपने बोल देने 100 रुपए की चीज है, अभी नया प्राइसिंग आएगी तो 200 रुपए का हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यू विल नॉट बी अबाउट द मिसलीड नहीं करना है। चार्जिंग एबव द एमआरपी प्रिंटेड, वो भी नहीं करना है। मार्केट रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अगर मैक्सिमम 100 रुपए दिया, उसको 150 रुपए 200 रुपए में नहीं बेचना है। मिसलीडिंग पब्लिक अबाउट द अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे भी नहीं करना है कि अपने कॉम्पिटिटर को आप बोल रहे कि उनका प्रोडक्ट खराब है, लो क्वालिटीज का है, आपके लिए इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है। ऐसा आपको अनदर प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मिसलीड नहीं करना है। फॉल्सली क्लेमिंग स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल और एफिलिएशन, आपको ये भी नहीं बताना कि जैसे नहीं होता कि आपने बोल दिया कि मेरा प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, वी हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम द ISO, वी हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आप फॉल्सली, अगर सही में आपका प्रोडक्ट कहीं क्वालिटी सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफाइड है, अप्रूवल्स आपने ले रखे हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, या क्वालिटी सरकारी संस्थाओं के या प्राइवेट संस्थाओं को, जो भी क्वालिटी रेटिंग्स की कंपनी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं,
इफ यू हैव टेकन एनी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम दोज ऑर्गेनाइजेशंस, इफ यू हैव टेकन एनी अप्रूवल्स और एफिलिएशन, तभी बताइए, आप फाल्सली क्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ लोग होता है ना कि बता दिए वी हैव टेकन द अप्रूवल फ्रॉम दीज मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, आवर प्रोडक्ट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर एक्चुअली में आपने सर्टिफाइड करके रखा हुआ है, आपका उनके पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तभी आप उन सबको बताइए, अपनी कंपनी के साथ में लिखिए। अदरवाइज आज के टाइम में आप देखिएगा मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम कंपनी बोलती है कि अवर कंपनी हैज बीन सर्टिफाइड बाय द ISO 9001। एक्चुअली में देखेंगे वो ISO से सर्टिफाइड नहीं होती है, बट दे हैव पुट इट डाउन। अब कोई लोग कंप्लेंट भी नहीं करता, अगर कंप्लेंट करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको एक फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफरिंग द मिसलीडिंग वारंटीज और गारंटी, भाई आपको वारंटी मिसलीड नहीं करना है। एक्चुअली में वारंटी दे रहे तो वारंटी बताइए, गारंटी दे रहे गारंटी बताइए। इफ यू हैव गिवन द गारंटी तो कहीं ना कहीं उसको आपको बाद में प्रायरली आपको बताना भी पड़ेगा, और आपको कहीं ना कहीं वो गारंटी उसको देना भी पड़ेगा। अगर 5 साल की गारंटी दिया है तो गारंटी में क्या क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशन बताइए, वारंटी में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन बताएं। तो इट शुड बी प्रोएक्टिवली, इट शुड बी प्रायरली इन्फॉर्म टू द कस्टमर बिफोर परचेजिंग इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसको आप ठीक से बताइए कि वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, गारंटी में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में यही है। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है कि प्राइसिंग, फिक्सिंग और आउटपुट रेस्टोरेंट। दूसरा है कि डिलीवरी फ्लो ऑफ सप्लाईज टू इम्पोज द अनजस्टिफाइड कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमर्स। ठीक है, कोलोजिव टेंडरिंग की बात करेंगे, मार्केट फिक्सिंग द टेरिटरीज अमॉन्ग द कॉम्पिटिंग द सप्लायर, डेप्रिविंग द कंज्यूमर्स ऑफ फ्री चॉइस, फेयर कॉम्पिटिशन। भाई कहीं ना कहीं हम लोग बात इसमें करते हैं फेयर कॉम्पिटिशन की, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और एक कुल मिलाकर आप किसी को कस्टमर अपने कॉम्पिटिटर्स को फिक्स नहीं करोगे, नहीं कि यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट इन सर्टेन एरियाज। कि आप मान लो लखनऊ में प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप बोले नहीं, आपको दिल्ली का कोई कंपनी आप बोलो नहीं, दिल्ली वाला लखनऊ में प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात है कि यू विल नॉट फॉलो एनी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप कोई रोकथाम नहीं लगाएंगे, कुछ भी आप कोई भी ऐसी ड्यूटीज या ऐसी कुछ भी आप रिस्ट्रिक्शंस किसी पे इम्पोज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि सप्लाइंग ओनली पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंडीशन ऑफ सेल ओनली विद इन अ टेरिटरी। सब अपने आप में समझ में आ रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं केवल वो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, बचे हुए कंपनीज को सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, डिलेइंग इन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज लीडिंग टू राइज इन द प्राइस, ये भी होता ही है। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट आज सप्लाई कर रहा था, आप 6 महीने बाद सप्लाई कर रहे हैं, 8 महीने बाद सप्लाई कर रहे हैं, तो इट माइट राइज टू इन प्राइसेज ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन रेट ऐड होने के चक्कर में कभी ना कभी प्राइसेज उसके भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। बहुत सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, फेयर कंपटीशन की बात करेंगे, हम लोग कंज्यूमर्स को फ्री चॉइस देंगे, कंज्यूमर्स को हम लोग रोकथाम नहीं लगाएंगे कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ठीक है, तो और वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन आप जो भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है प्रोडक्ट्स की आपको एक प्रायरली बताना पड़ेगा कस्टमर को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या हैं। पहला हो गया राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट द हजार्डियस गुड्स एंड सर्विसेज, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड द स्टैंडर्ड एंड प्राइस। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, प्योरिटीज क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या और प्राइसेस क्या है। ठीक है, राइट टू चूज फ्रॉम ए वैरायटी एट ए कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, भाई आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट देना है वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे देना है, आप ऐसा नहीं अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ऊपर नीचे बेच रहे हैं। राइट टू बी हेयर्ड, आपको कंज्यूमर्स को सुना जाएगा। राइट टू सीक द रिड्रेसल्स, राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशन, भाई सेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पीपीटी भी हम तुरंत भेज देते हैं कि कौन से डिस्प्यूट्स, ये पूरा चेंज हो गया, पहले 0 से 20 लाख था, फिर 20 लाख से 1 करोड़ था, फिर 1 करोड़ से ऊपर था। अब आज के टाइम में इससे क्वेश्चन आप देखेंगे, पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में हम लोग 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की लागत का कोई केस होगा तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में उनको सिचुएशन को डिस्ट्रिक्ट फोरम में ऐसे केसेस को लेंगे। ठीक है, क्लेम लेस देन द और इक्वल देन द 1 करोड़, 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे के जो केस होंगे, क्लेम्स होंगे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में जाएंगे। ठीक है, एंड कंज्यूमर की, ठीक है, और भाई अपना स्टेट अभी बता रहे हैं आपको मनप्रीत। ठीक है, और स्टेट कमीशंस में हम लोग जाएंगे 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की। ठीक है,
ठीक है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम में होगा है कि एक बार दोबारा देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में हो गया 0 से 1 करोड़ तक की, और कंज्यूमर आपके स्टेट कमीशन में आपके 1 करोड़ से रुपए लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की क्लेम होंगे। ठीक है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। ठीक है, तो हमारे 3 स्टेजेस हैं। 1 करोड़ रुपए तक की आपको कोई प्रॉब्लम से आपका कोई डिस्प्यूट 1 करोड़ रुपए तक की तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की स्टेट कमीशन में जाएंगे। 10 करोड़ रुपए से ऊपर हमारा जाएगा किसमें, नेशनल कंज्यूमर में, नेशनल कमीशन में जाएगा। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। आप कोलिजिव टेंडरिंग की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ मनप्रीत, कोलिजिव टेंडरिंग होता है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग टेंडर डालते हैं ना, जैसे कि कोई किसी स्पेशली सरकारी में होता है, गवर्नमेंट्स में होता है, तो गवर्नमेंट्स में बिडिंग नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बिडिंग लगाते हैं हम लोग, बिड करते हैं कि किसी भी सरकार ने बोला कि नहीं आपने आपको ये टोटल काम करना है, 100 रुपए का काम है। ठीक है, तो 100 रुपए के काम सरकार ने बोला है, अपने सरकार पैसे नहीं बोलेगी, सरकार बोलेगी दीज मेनी थिंग्स यू हैव टू डू, अपने वो टास्क बता देगा कि ये सब आपने काम करना है। उसमें 8, 10, 12, 15 कंपनी जो भी होंगी वो क्या करेंगी, अपना टेंडर डालेंगे, बिडिंग करेंगे। होता ही है, आपने सुना होगा टेंडरिंग डालते हैं हम लोग। टेंडरिंग में जिसको लोएस्ट मिलता है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, टेंडर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कॉलेजिव टेंडरिंग इज ऑल अबाउट कि जब इसमें कॉम्पिटिटर्स, इसमें होता है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स अग्री होते हैं कि किसको टेंडर मिलेगा। जैसे कि 110 लोगों ने बिड डाला है, जैसे आप सिंपल समझिए, उसमें नीलामी होती है ना, नीलामी समझिए, नीलामी इज द परफेक्ट एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नीलामी में क्या होता है, हम लोग जब नीलामी लगाते हैं तो नीलामी में कि अगर 10 लोग, कोई किसी ने बोला कि 100 रुपए की चीज ऑक्शन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्शनिंग होती है, तो ऑक्शनिंग में क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी बेसिक कॉस्ट 100 रुपए की। अब 10 लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अपना अपना क्या करेंगे, एवरी सेलर हैज टू बी, एवरी बायर हैज टू बी पुट इट ऑन देयर बिड। सबको अपनी अपनी बिड लगानी पड़ती है, तो जो मैक्सिमम बिड जिसकी होती है उसी को मिल जाता है ना। यही तो होता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसी को वो मिल जाता है। इसी को हम लोग कोलिजिव टेंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिजिव टेंडरिंग इज इन्वॉल्व द कॉम्पिटिटर्स अग्रीइंग हु विल विन ए टेंडर। तो मतलब कुल मिलाकर कोलिजिव टेंडरिंग के तहत हम लोग ये करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एक पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए अपनी अपनी बिड लगाते हैं, और कोलिजिव टेंडरिंग के तहत हम लोग ये फिक्स कर देते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बोली होगी, जो हायर प्राइसेस फिक्स करेगा, उसी को वो पर्टिकुलर टेंडर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जाएगी। ये समझ गए होंगे डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ तक की, 1 करोड़ से 10 करोड़ स्टेट, और 10 करोड़ से ऊपर आपका नेशनल। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्लेंट, हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, वेयर टू फाइल ए कंप्लेंट, हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, व्हाट कंस्टिट्यूट ए कंप्लेंट एंड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द अपील। इसमें देखिए ये लास्ट है, आई थिंक इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बस असेंशियल इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन। जब अगर आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे तो आपको क्या क्या, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ अपोजिट पार्टी, मतलब आपकी खुद की पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं उसकी चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, डेट एंड प्रूफ ऑफ परचेज की बात करेंगे, नेचर ऑफ डिसेप्शन की बात करेंगे, नेचर ऑफ डिसेप्शन में कि दिक्कत क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ डिसेप्शन में क्या दिक्कत है, कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी तभी तो आप उसको क्या कर रहे हैं, कहीं कंप्लेंट कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ डिसेप्शन लिखेंगे। एंड टाइप्स ऑफ रिड्रेसल पेड फॉर, कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं, पैसा चाह रहे हो, आप डिफेमेशन केस ठोकना चाह रहे हो, उसमें प्रोडक्ट को एक्सचेंज करना चाहते हो आप, या आपको कुछ फाइन लगाना है, जो भी टाइप से रिड्रेसल आपने जो प्रे कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट एंड रिलीफ्स। बेनिफिट होता है कि आप आज के टाइम में कि विद इन द 90 डेज आपको वो डिस्पोज करना पड़ता है। अगर आपने आजकल तो ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो जिस दिन कंप्लेंट करेंगे तो विद इन द 90 डेज आपको कहीं ना कहीं एक आपकी पर्टिकुलर सिचुएशंस को, पर्टिकुलर आपकी ग्रेवेंसेस को डिस्पोज कर दिया जाएगा, 90 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। नो एडजमेंट सेल ऑर्डिनरी भी ग्रांटेड, स्पीडी ट्रायल होते हैं, मतलब भाई कहीं ना स्पीडी ट्रायल होता है, ऐसा नहीं कि केस चलता रहेगा 2 साल 5 साल 10 साल, जैसे नॉर्मली अपने क्या भारत में कोर्ट
जो एक लीगल सिस्टम बना हुआ है 10-10 साल 20-20 साल केस चलता रहता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत आप लोग 90 दिन के अंदर सुनवाई हेयरिंग होकर पूरा केस खत्म हो जाएगा। रिलीफ क्या होता है? रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स एंड डिफिशिएंसी इन द सर्विसेज। समटाइम्स आपके जो भी डिफेक्ट और डिफिशिएंसीज एंड सर्विसेज में उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। रिफंड अगेंस्ट द डिफेक्टिव गुड्स और डिफिशिएंट सर्विसेज। कभी आपको भाई जो हमने बताया था ना कि टाइप्स ऑफ रिड्रेसल परेड फॉर, आप किस चीज के लिए परेड कर रहे हैं, आप किस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं पूरा प्रोडक्ट आपको रिप्लेसमेंट करना है, आपको रिफंड चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, या प्रोविजन ऑन द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स। आप ये चाहते हो कि ये हजार्डियस गुड्स जितने भी हैं जो सेफ्टी और हेल्थ इशूज के अगेंस्ट में, ऐसे गुड्स मार्केट में ना बिके, तो इसके अगेंस्ट में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग द अनदर 2-3 मिनट, 2-3 मिनट दे रहे हैं। अगर उसके अलावा हम लोग कल फेरा और फेमा कल स्टार्ट करेंगे, या आप लोग कहिए तो आज ही फेरा फेमा पढ़ा दें। वैसे बहुत हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एक टॉपिक रोज लेकर चलेंगे, उससे आपको भी चीजें समझ में आएंगी और हम आपको भी नोट्स भेज दे रहे हैं 5 मिनट के अंदर, ताकि आप लोग उसको पढ़िए, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो। बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, तो हो सकता है इट माइट विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल्सो। जैसा आप बताइए, इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज बताइए। कंज्यूमर हु कंज्यूम द प्रोडक्ट फाल्गुनी इज अ वेरी बेसिक, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। ओके मनप्रीत, एंड thank you so much for joining. We will meet you by tomorrow at probably by the same time, 7 o'clock or 7:30. Thank you so much. Bye. Take care all.